हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे ख्याल से आप सभी के प्रिपरेशंस बहुत अच्छे चल रहे होंगे। हम काफ़ी क्लोज आ चुके हैं अपने एग्ज़ाम के। अप्रॉक्स हमारे पास 7 डेज और बचा है। ठीक है, अप्रॉक्स 7 डेज हमारे पास और बचा है। आज हमारा 17 ओवर होने वाला है। 25 को आपके पास आपका पेपर ही है, तो नियर अबाउट हमारे पास 7 डेज और बचे हैं। प्रिपरेशंस की स्पीड और बूस्टअप कीजिए, और यही रीजन है कि अब मैं आपको एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, वीडियोस आपको आपके अकॉर्डिंग मिलते जाएंगे। हमारा जो मोटिव है, हमारा जो मेन मोटिव है कि हमारा सीसैट का जो हमारा पेपर है, जो क्वालिफाइंग पेपर है, ये आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, एक चीज आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जो बच्चे मेरे चैनल्स पे नए हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नोटिफिकेशन बटन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि जिसको आप बेल बटन कहते हैं, ताकि जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच पाए। पहली चीज। दूसरी चीज, वैसे बच्चे जो ऑलरेडी वीडियोस को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर सकता हूं, कोई फोर्स नहीं कर सकता हूं मैं आपके ऊपर। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कमेंट, ठीक है ना, इन फॉर्म ऑफ आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, और जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूं उसका रिप्लाई आप सॉल्यूशंस के तौर पे वहां दे सकते हैं। आपका जो भी ऑप्शंस होगा आप एमसीक्यू के तौर पे या 1 वर्ड के तौर पे वहां पर लिख सकते हैं। 1 वर्ड के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक। इसके अलावा अगर आपका कोई सजेशंस हो तो आप वो भी दे सकते हैं कि क्या वीडियोस में चेंजेस करने चाहिए, या जो भी आपकी रिक्वायर्ड टॉपिक होगी। ठीक है, कि आपको कोई स्पेसिफिक वीडियोस चाहिए, रिक्वायर्ड वीडियोस चाहिए, कोई स्पेसिफिक टॉपिक के वीडियोस चाहिए। शायद स्पेलिंग गलत हो गई वीडियोस की, उसको मैं थोड़ा करेक्ट कर दूं। ठीक है ना, नहीं यार सही लिखा था, गलत लिखा था, VIDE होता है। ठीक है ना, वीडियो के स्पेलिंग गलत हो गई, सॉरी। हाँ, तो आपकी जो रिक्वायर्ड वीडियो है उसके ऊपर, ठीक है, आप अपने नाम लिख के दे दीजिए टॉपिक्स के, कि किस टॉपिक को आपका वीडियो चाहिए। ठीक है, मैं उसके अकॉर्डिंग बना दूंगा वीडियो आपके लिए जो इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये जो बातें हमारी और आपके बीच में होनी थी वो हो चुकी है। ठीक है, एक बार और। हाँ, अब मैं जरा उनके लिए बात कर लूं, क्योंकि थंबनेल पे आ रहा है कि भाई बाइलिंगुअल है, तो हिंदी व्यूअर्स, जो बच्चे हमारे चैनल्स पे नए हैं, हिंदी में क्या ही बोला यार, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, बेल बटन दबाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा साझा करो, हिंदी में कह सकता हूं। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में जो भी आपके फीडबैक हो सकते हैं, सजेशंस हो सकते हैं, जो भी आप अपने आउटपुट दे सकते हैं कि सर वीडियोस में ये चेंजेस करने चाहिए या वीडियोस में कुछ नया लाना है, वो बता सकते हैं। ध्यान रखना यार, वीडियोस में मैं कमेंट आईडी वगैरह नहीं कर सकता हूं, मुझे नहीं आता है, बी फ्रैंक, मुझे नहीं आता है। ठीक है, मैं सिर्फ यहां पे आपके डाउट्स को क्लियर करने बैठा हूं। मुझे बहुत प्राउड फील होता है जब मेरे पढ़ाए हुए बच्चे किसी अच्छे, बोल सकते हैं, प्रोफाइल पे होते हैं, और भाई अगर सीसैट क्लियर हो गया और भगवान मेरी सुने, और अगर आपका यूपीएससी क्लियर हो जाए, तो बस आप लोगों से मुलाकात ही रहेगी, बस करना मुझे बस। ठीक है ना, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैंने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था। मैंने आपको यह कहा था कि अगर किसी भी पर्सन के बर्थडे का 2 कॉन्जिक्यूटिव डेट के बीच में गैप कितना हो सकता है। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं कि ये इसका डेट D1 है, मतलब एक डेट है, और ये इसका D2 डेट है। ठीक है, इसके बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितने साल का गैप हो सकता है, मैक्सिमम कितने साल का गैप हो सकता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक कितने वर्षों के बाद एक पर्सन का जन्मदिन आएगा। ठीक है, तो देखो जनरली बच्चा बोलता है सर इसका आंसर 4 इयर्स होगा, 4 साल होगा। इसका आंसर क्या होगा, 4 साल होगा। ठीक है बच्चा, अब 4 साल बोलने वाले जो होते हैं मैं उनको भी पहले क्लियर कर दूं। मान लो बच्चा बोलेगा सर, मान लेते हैं कि मेरा कोई फ्रेंड है जिसका डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी 2008 है, तो सर अगर ऑफिशियली देखा जाए तो इसका अगला डेट ऑफ जो बर्थ आएगा, अगला जब ये बर्थ सेलिब्रेट करेगा अपना, ठीक है सर, वो तो कब करेगा, 4 साल के बाद करेगा। तो सर 4 साल के बाद मतलब ये तो बच्चा 29 फरवरी 2012 को ही अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर पाएगा। तो सर यहां से यहां जाने में तो +4 करना पड़ा है, तो मतलब उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। बशर्ते यहीं पे यहां पे ही आपसे गलती होगी बेटा, ये आंसर गलत है, ये आंसर गलत है। इसका करेक्ट आंसर आपका 8 ईयर होगा। अब 8 ईयर क्यों होगा मैं वो बता रहा हूं। जैसे मान लो
हम ये भी नहीं बोल रहे वो बच्चा कब जन्म लिया, बस हम ये मानते हैं कि हाँ उस बच्चे का डेट जो है वो 29 फरवरी किसी भी साल में लिया हो। सपोज करो आगे सेलिब्रेट करते करते वो हर 4 साल पे कर रहा है, तो कोई ना कोई एक ऐसा मोमेंट आएगा जिससे में वो 2096 में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। ठीक है, 2096 में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेगा, अगर इतने लंबे टाइम तक आपके फ्रेंड्स इस दुनिया में रहते हैं तो। ठीक है, कोई सतयुग का ही प्राणी होगा भाई। अगर वो 4 साल के बाद अपना बर्थडे मनाएगा, इसका मतलब उसका डेट क्या होना चाहिए, 29 फरवरी 2100। ठीक है, ये आना चाहिए 4 साल के बाद। लेकिन जरा मुझे बताओ, जितना मैंने तुम लोग को पढ़ाया अभी तक और मैं उम्मीद करता हूं आप कहोगे सर ये तो लीप ईयर होगा ही नहीं, क्योंकि भाई ये क्योंकि सेंचुरी ईयर है तो इसको मैं 400 से चेक करूंगा और ये 400 का डिविजिबल नहीं है, यानी ये सेंचुरी ईयर तो होगा नहीं। मतलब इस साल फरवरी 29 का तो होगा ही नहीं, इस साल फरवरी 28 का होगा, मतलब इस साल तो उसका बर्थडे मन ही नहीं सकता ऑफिशियली। ठीक है, तो यहां से 4 साल और ऐड करो, यहां से 4 साल और ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 29 फरवरी 2104, यानी उस बच्चे का टोटल गैप कितने हुआ, 4 साल यहां पे और 4 साल वहां पे, टोटल 8 साल का गैप हो जाता है। टोटल कितने साल का गैप हो जाता है, टोटल 8 साल का गैप हो जाता है। मैं वापस से चीजों को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो मैंने क्वेश्चन ये कहा था कल कि अगर मान लीजिए कोई भी एक बच्चा है, उसके 2 लगातार बर्थडे सेलिब्रेशंस के बीच में मैक्सिमम यानी कि अधिकतम कितने वर्षों का अंतराल हो सकता है, गैप हो सकता है। बहुत सारे बच्चे इसको 4 साल कहते हैं। ठीक है, कि सर इसका आंसर 4 साल होना चाहिए। मैंने वो 4 साल बताया। सपोज करो कि आप एज्यूम कर रहे हो कि 2008 में उसने अपना आखिरी बर्थडे मनाया था, ठीक है, और उसके बाद वो अगला बर्थडे 2012 में ही मना पाएगा, क्योंकि आपकी जो फरवरी है वो 29 की कितने साल के बाद आती है, 4 साल के बाद आती है। तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि इसका आंसर तो 4 साल होगा। ठीक है, लेकिन ये 4 साल आंसर आपका गलत है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, 8 ईयर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, 8 ईयर है। क्यों है, मैंने आपको बोला सपोज करो ये इसी प्रकार ये अपना जन्मदिन मनाते जाता है, एक ऐसा समय आएगा जिस समय वो ये अपने ये वाले सेंचुरी ईयर में 2096 को अपना लास्ट बर्थडे मनाया होगा। ठीक है, कब, 29 फरवरी 2096 को। ठीक है, 4 साल के बाद अगर वो अपना बर्थडे मनाने के लिए सोचेगा तो 29 फरवरी 2100, 4 साल के बाद यही डेट आएगा। ठीक, लेकिन ये जो 2100 है वो आपका नॉन लीप ईयर होता है। कौन सा लीप ईयर होता है, नॉन लीप ईयर होता है। कैसे समझ में आता है, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है तो मैंने 400 से डिवाइड करके बताया। ठीक है, तो भैया ये नॉन लीप ईयर हुआ, मतलब इस साल तो आपकी जो फरवरी है वो रह कितने की गई थी, 28 की, मतलब 28 की रह गई थी। 29 तो उसमें आया ही नहीं, उस साल फरवरी में 29 तो आया ही नहीं, मतलब उस बच्चे का बर्थडे उस साल ऑफिशियली बोल सकते हैं तो मनेगा ही नहीं। तो फिर 4 साल के बाद देखिए तो भैया 4 साल के बाद ये आएगा, तो टोटल 8 साल का गैप हो सकता है। जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका ये जवाब रहा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। एक और चीज, मुझे कुछ बच्चों के व्हाट्सएप पे कमेंट आए थे कि सर अगर मान लीजिए जो आपने कल मुझे लॉजिक्स बताया था कि अगर r की वैल्यू 0 होती है तो आप +28 कर लीजिए, अगर r की वैल्यू 1 होती है तो आप उसमें +6 कर लीजिए, और अगर r की वैल्यू 2/3 होती है तो आप उसमें +11 कर लीजिए। ये मैंने कैलेंडर रिपीटेशन में आपको बताया था कि आप ईयर को 4 से डिवाइड कीजिएगा तो ये कंडीशंस आएंगे, जो शेषफल का मान होगा उसके अकॉर्डिंग जोड़ना था। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं अगर मैं मान लीजिए ये नंबर भूल जाऊंगा तो क्या करना है। मैं देखो सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे सपोज करो कि अगर मैं कहूं कि 2025 है, 2000 क्या है 25 है, ये कैलेंडर कितने साल के बाद रिपीट होगा, तो आप कहोगे कि सर अभी तो आपने बोला था कि इसमें मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो मेरा शेषफल मतलब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो मतलब इस साल में मुझे 6 ऐड करना पड़ेगा, और ये कैलेंडर, ठीक है ना, ये जो कैलेंडर है ये कब मिलेगा मुझे, 2031 में मिलेगा। ठीक है, ये तो हो गया जब मैं फॉर्मूले से जा रहा हूं। अगर मुझे फॉर्मूले से नहीं जाना है तो थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 2025 का कैलेंडर का रिपीटेशन चाहिए। ठीक है, चलो इसके बाद कौन सा साल आएगा, 2026। अब हमें यहां पे हर साल का लिखते चलना है कि उसमें कितने ऑड डेज थे। ठीक है, 2026 में कितने ऑड डेज आए थे, 1 ऑड डेज आए थे, क्योंकि ये नॉन लीप ईयर है। ठीक है, तो +1 करेंगे। 2027 में कितने आएंगे, अगेन नॉन लीप ईयर है, 1 ऑड डेज आएगा। ठीक है, फिर 2028 आपका क्या है, लीप ईयर है, तो यहां पे कितने आ जाएंगे, 2 ऑड डेज आ जाएंगे। अगला क्या है, 2029 एक नॉन लीप ईयर है, मतलब यहां पे 1 ऑड डेज आएगा। ठीक है, अगला कौन है,
आपका 30, यहां पे कितने ऑड डेज आएंगे, +1 आएंगे। कितने आ जाएंगे बेटा, +1 आ जाएंगे। और एक और चीज मुझे बताइए, आपको 2025 का कैलेंडर चाहिए ना, तो 2025 का जब कैलेंडर चाहिए तो 2025 भी एक ऑड डेज है, सॉरी वो ऐसा ये साल है जिसमें आपको ऑड डेज कितने बचेंगे, 1 बचेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जरा एक बार जोड़ के देखिए, कि टोटल ऑड डेज यहां तक कितने हो गए। देखो 1 1 2 2 1 3 3 2 5 6 और 7 हो गए। तो 7/7 करोगे, रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिलेगी। मतलब जो अगला 2031 आएगा वो एग्जैक्टली 2025 की तरह दिखेगा। जो अगला 2031 है वो एग्जैक्टली 2025 की तरह दिखेगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है यहां पे? अच्छा, अब इसको थोड़ा मैं शॉर्ट करके और समझा देता हूं। ठीक है, वापस से मैंने ये कहा आपको कि 2025 का कैलेंडर आपको चाहिए था। ठीक है, कि भाई बताओ कितने वर्ष के बाद मुझे यही कैलेंडर मिलेगा। तो 2025 के एंड में आपके पास एक और डेज बचेगा, 26 नॉन लीप ईयर होता है, एक और डेज बचेगा, 27 नॉन लीप ईयर होता है, एक और डेज बचेगा, 28 लीप ईयर होता है, 2 और डेज बचेगा। ठीक है, इस प्रकार आप फिंगर पे भी काउंट कर सकते हो। वो तो मुझे समझाना था इसलिए मैंने पूरी स्क्रीन पे लिखा है। अगर आप चाहो तो फिंगर पे भी काउंट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा एक चीज मान लेते हैं कि जैसे एक साल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने साल ले लिया आपका 2031 ले लिया। ठीक है, 2031 ले लिया। अब मैं पूछ रहा हूं बताओ 2031 कितने साल के बाद रिपीट करेगा। अब मैं आपको यहां पे सिर्फ ऑड डेज लिखूंगा, मैं साल नहीं लिख रहा हूं, ध्यान रखना। ठीक है ना, चलिए या तो छोटे में लिख देता हूं 2031 को, 32 को 2032 ना लिख के 32 लिख देता हूं। ठीक है, 32 में कितने लीप ईयर बचेंगे, आप बोलोगे 2, क्योंकि ये आपका लीप ईयर है। 32 के बाद 33 में कितने आएंगे, 1। 34 में कितने आएंगे, 2। सॉरी 34 में भी 1 आएगा। 34 में कितने आएंगे, 1। ठीक है, 35 में कितना आएगा, वहां भी 1 आएगा। 36 में कितना आएगा, यहां पे 2 आएगा। ठीक है, 36 में कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक, अच्छा उसके बाद अगर मैं 37 में देखूं तो 37 में कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, 38 में कितना आएगा, 2 1 आएगा। 39 में कितना आएगा, यहां से तो भैया 1 आएगा। 40 में कितना आएगा, तो यहां से 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद 41 में कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, 42 में कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक, अब एग्जैक्टली मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, पर आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो। और चलो काउंट करना स्टार्ट करो जरा। अगर मैं यहां पे देखूं बेटा तो यहां पे 2 ऑड डेज प्लस 1 ऑड डेज, 3 3 के बाद 1 4 4 के बाद 1 5 5 के बाद 2 7 7 के बाद 1 8 8 के बाद 1 9 9 के बाद 1 10 10 2 12 12 और 1 13 13 और 1 14। ठीक है, कितने आ गए अपने पास, 14 आ गए। अच्छा अब यहां पे एक चीज, थोड़ा सा रुक जाओ, एक चीज अगर मैं करूं, किसी को एक चीज का डाउट हो सकता है, वो मुझे पता है, इसलिए मैं इसको एक बार वापस से हटा दूं। उसके बाद क्योंकि मैंने ना एक चीज मुझसे मिस हो गई थी कि मैंने इस वाले में +1 नहीं किया था, क्योंकि इस साल भी तो एक बचा होगा ना, 2031 में भी तो हमारे पास एक बचा होगा, यहां भी +1 कर लो। ठीक है, इस साल का। ठीक है, अब देखो, अब जरा ऑब्जर्व करो बेटा, अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो बोलोगे यहां पे 1 और डेज बचा, 1 और 2 कितने हो गए, 3 3 और 1 कितने हो गए, 4 4 और 1 कितने हो गए, 5 5 1 कितने हो गए, 6 6 के बाद अगला जो आ रहा है 6 तो 8 हो गया। मतलब मुझे 7 तो मिला ही नहीं, तो भी मैं और आगे बढ़ूंगा। 8 के बाद कितना हो गया, 9 9 के बाद कितना हो गया, 10 10 के बाद कितना हो गया, 11 11 के बाद कितना हो गया, 13 13 के बाद कितना हो गया, 14। तो मतलब यहां पे आके इस साल आके मुझे 14 मिल गया, मतलब कि 14/7, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू कितनी मिली, 0 मिली। रिमाइंडर अगर 0 मिला मतलब अगला जो साल आ रहा है, ठीक है, अगला जो साल आ रहा है ये आपका क्या होगा, सेम कैलेंडर होगा। तो एक तो फॉर्मूला है, दूसरा आपका ये भी तरीका है। ठीक है, जो भी आपको लगता है, क्योंकि देखो सीसेट के एग्जाम में सफिशिएंट टाइम होता है। जनरली हम अगर बच्चों को एसएससी वगैरह की प्रिपरेशन कराते हैं तो वहां पे ये ट्रिक बता देते हैं कि ऐसे ना बना के ऐसे बना लो। ठीक है, चलिए होप अब क्लियर होगा, जिसके भी थोड़े बहुत डाउट बच गए होंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था बेटा, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ द सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे, मतलब
दूसरा और चौथा शनिवार एंड ऑल द संडेज आर टेकन ओनली हॉलीडेज फॉर एन ऑफिस। क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी भी दफ्तर में, किसी भी कार्यालय में अगर आपको सेकंड एंड फोर्थ, ठीक है, शनिवार इसका ऑफ है, शनिवार इसका ऑफ है, और जितने भी 4 संडे आएंगे, ये 4 के 4 जितने भी रविवार आएंगे वो सारे के सारे ऑफ हैं। तो बताइए कि मिनिमम कितने वर्किंग डेज हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज समझो, एक मंथ के वर्किंग डेज कितने होते हैं, मतलब नॉर्मल डेज, नॉर्मल डेज कितने होते हैं। तो भाई 28 भी हो सकता है, 29 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है और 31 भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं ऐसा लीप ईयर नॉन लीप ईयर नहीं कहा है, तो हम यहाँ पे दोनों केस ले सकते हैं। बाकी 30-31 तो कैसा भी वर्ष हो, कैसा भी साल चल रहा हो, दोनों काउंट होता है, ठीक है। 28-29 यहाँ पे वर्ष क्योंकि नहीं पता, इसलिए हम दोनों कंडीशन ले सकते हैं। हमसे यहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज पूछा है, इसलिए सबसे ज्यादा जो फोकस होगा वो हमारा 28 पे होगा। बाकी ये सब में फोकस नहीं करेंगे क्योंकि इसमें आंसर ज्यादा आएंगे। मिनिमम पॉसिबिलिटीज पूछा है, इसलिए हमें मिनिमम वर्किंग डेज लेने, मिनिमम बोल सकते हैं मंथ के डेज लेने, यानी कि कम से कम उस मंथ का दिन, ऐसे महीना लेना है जिसमें सबसे कम दिन होता है, तो वो भैया 28 वाला होगा, ठीक है। अच्छा, मान लेते हैं कि अगर मंडे को सप्ताह स्टार्ट होता है, जैसा मैंने बोला था, ठीक है, मंडे को स्टार्ट होता है, तो मंडे को अगर स्टार्ट होता है तो सप्ताह खत्म कब होगा, आप कहोगे सर संडे को खत्म होगा। उससे जस्ट पहले क्या है आपका, सैटरडे है, ठीक है, सैटरडे है फिर संडे है, ठीक है, यानी सोमवार है, शनिवार है, रविवार है, ठीक है। अगर हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं कि वो सप्ताह मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि 1 तारीख को स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है, तो भाई ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो गिन लो भाई, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, ये 6 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। ये घूम के 8 आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 13 और ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा आपका 15, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 20 और ये हो जाएगा आपका 21। ये मान लीजिए होता है 22, तो ये हो जाएगा आपका 27 और ये हो जाएगा आपका 28, ठीक है। अब पूरे महीने में 28 दिन है। अब क्योंकि मैंने उन्हीं को क्यों लिया सैटरडे संडे, क्योंकि मुझे ऑफ लेना सैटरडे संडे को, ठीक है। तो भाई संडे मतलब ये चारों के चारों ऑफ हो गए, तो 1 ऑफ, 2 ऑफ, 3 ऑफ और ये 4 ऑफ हो गए, ठीक। और बोलता है दूसरा और चौथा शनिवार, तो दूसरा शनिवार मतलब ये भी ऑफ हो गया और चौथा शनिवार मतलब ये ऑफ हो गया। तो बरखुरदार 28 में से 6 दिन हमारी छुट्टी हो गई, तो कम से कम किसी भी मंथ में जो वर्किंग डेज होगा, मतलब कार्य करने वाला जो दिन होगा, उसकी संख्या कितनी होगी, 22 होगी। उसकी संख्या कितनी होगी, 22 होगी, ठीक है। मिनिमम 28 लिया है मैंने, 29 मत लेना। अगर 29 लोगे तो वो कैलेंडर फ्लक्चुएट करेगा। अगर आपने 1 माना होगा तो देखना यहाँ पे 29 आ जाएगा तुम्हारा, तो तुम्हारा वर्किंग डेज 1 एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आंसर आप 23 क्लिक करके आओगे। जबकि इसका करेक्ट आंसर 28 है, क्योंकि हमसे मिनिमम नंबर पूछा है, यानी मिनिमम कार्यकार दिवस पूछा है कि कितने दिन हमें कार्य करने के लिए जाना है, वो भी कम से कम संभावित बताना है, ठीक है बच्चा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोई सीक्वेंस है। बहुत बार बच्चे इसको सीरीज वाले क्वेश्चन मानते हैं, पर क्वेश्चन क्योंकि कैलेंडर से रिपीटेड है, ठीक है, तो मैंने कैलेंडर के बोल सकते हैं फॉर्मेटिंग में दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है, ठीक है एक तरह से ये नंबर सीरीज, ठीक है, क्योंकि अगला सीरीज पूछा है, अगला टर्म पूछा है उस सीरीज का, ठीक है। देखो आपके पास डेट क्या है, पहला डेट है 4/12/1995, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ 95 लिखा हूं। उसके बाद है 1 जनवरी 96, फिर है 29 जनवरी ही है क्योंकि 1 है वो भी 96 आ गया, और फिर 26 फरवरी आ जाएगा, और कितना आ जाएगा, वो 96 आ जाएगा, ठीक है। लग रहा है कुछ दिन के गैप पे है। अब ये दिन वाले गैप निकालने में ना बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर तुम्हें मैं कहूं कि जैसे सपोज करो मंडे के दिन मैंने कोई होमवर्क मांगा आपसे, और मैं कह रहा हूं आपके पास 2 दिन है सबमिट करने के लिए, ठीक है, आपके पास 2 दिन है सबमिट करने के लिए, ठीक है, 2 दिन के बाद आपको सबमिट करके देना है, ठीक है। तो एक मंडे काउंट कर लेते हो आप, एक ट्यूसडे काउंट कर लेते हो। सर बोलोगे सर वेडनेसडे के दिन आपने कॉपी मांगा था,
कब मांगा था कॉपी मैंने आपसे? वेडनेसडे के दिन मांगा था, ठीक है। अच्छा, एक तरीका तो ये है। अच्छा, दूसरी चीज जनरली होता है कि बच्चा उस दिन को काउंट करना प्रिफेयर नहीं करता है। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे ये कहूं कि भाई क्या लिख सकते हैं, हाँ ऐसे मान लीजिए, जैसे आज मान लो विराट का आज जैसे मैच है आरसीबी का, सबको पता है आज आरसीबी वर्सेस केकेआर का मैच है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इनका अगला मैच, ठीक है ना, इनका अगला मैच कितने दिन के बाद है? 3 दिन के बाद है। इनका अगला मैच 3 दिन के बाद है। तो अगर आज का डेट में ले लूं 17 है, तो इनका मैच 3 दिन के बाद है, मतलब आप इसमें +3 करोगे तो मतलब इनका अगला मैच कब होगा? 20 तारीख को होगा, ठीक है। उसी प्रकार क्या करना है, इसको स्किप कर देना है, मतलब ये गिवन डेट को स्किप कर देना है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं 17 है, 20 को मैच है, मतलब 18, 19, 20, तो ये जब 20 आया है तो ये 17 को स्किप करके इतने दिन को कंसिडर किया गया, ठीक है। अगर मैं देखूं तो यहां पे देखो फरवरी टोटल होता कितने दिन का है? 31। 4 तारीख तक की घटना तो हो चुकी है, मतलब इस मंथ में कितना बचा? 27 दिन। कितने दिन बचे? 27 दिन। 1 तारीख की बात हो रही, इसको कंसिडर कर लो, तो इनके बीच में टोटल कितना हो गया? 28। टोटल कितना दिन हो गया? 28 हो गया। बीच में नहीं कह सकते हो, बोल सकते 4 से 1 पे जाने के लिए 28 दिन आगे बढ़ना है, ठीक है। उसी प्रकार 1 में कितना जोड़ेंगे तो 29 होगा, तो आप बोलोगे सर +28, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब देखो इसमें 29 में, ये जनवरी कितने मंथ का होता है? 31 दिन का होता है, ठीक है। अब 29 तक तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, तो बचा कितना? 2। बचा कितना? 2। अब सोचो 28 प्लस करना, मतलब प्लस टोटल प्लस कितना चाहिए? 28। ऑलरेडी हम 2 दिन बढ़े, तो मतलब इसमें और कितना घट रहा है? 26। 2 + 26 ये कितने के बराबर होगा? 28 के बराबर होगा। यहाँ पे 26 लिया है, ठीक है। तो मुझे समझ में आया रफली कि ये जो डेट्स लिखे गए हैं उसमें 28 का इंक्रीमेंट किया गया। कितने का इंक्रीमेंट किया गया? 28 का, ठीक। अब यहां पे जो गलती होने के पूर्णतः संभावना है बच्चों से, वो बस एक ही गलती हो सकती है। वो क्या हो सकती है? देखो 26 आपका लीप ईयर है, 26 लीप ईयर है, मतलब इस मंथ में अभी 3 दिन बचा है। कितने दिन बचे हैं? 3 दिन बचे हैं, क्योंकि 26 यहां पे लीप ईयर है, तो इस मंथ में कितने दिन बचे हैं? 3 दिन बचे हैं। मुझे एडिशन कितना करना होता है? 28, मतलब इसमें और कितना दिन कम पड़ रहा है मेरे पास? 25 दिन कम पड़ रहा है। तो मतलब अगले मंथ का 25 तारीख इस सीरीज का अगला बोल सकते टर्म होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कितना होगा? 25,396। एक बार वीडियो को रिकैप करके देख लेना। सिंपली इसमें 28 दिन ऐड किए गए, ठीक है। अगला जो दिन निकाला गया वो 28वां दिन निकाला गया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। बढ़िए, अगले क्वेश्चन की तरफ। आज थोड़ा ना मौसम भी खराब है और इस कारण से शायद आपको बैकअप से वॉइस आ रही होगी, ठीक है। तो उस बात चीज को थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक। देखो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रन। कोई पर्सन है, उनके 3 बच्चे हैं। द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चिल्ड्रन वॉज 5th मंडे ऑफ अप्रैल। कह रहा है कि मिस्टर एक्स नाम के कोई पर्सन है, उनके 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जो जन्म हुआ है, जो जन्मदिन मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है? अप्रैल के 5वें सोमवार को मनाया जाता है। अब सभी को पता है कि जो अप्रैल होता है वो 30 दिन का होता है। अगर मुझे इसमें 5वां सोमवार मिल रहा है, तो या तो वो मंडे 29 को होगा या तो वो मंडे 30 को होगा। इन दोनों के अलावा कोई संभावना नहीं हो सकती है, ठीक है, 5वां सोमवार के लिए, ठीक है। और कहते हैं, ठीक है, और कहते हैं कि जो दूसरा बच्चा है, ठीक है, उसका जन्मदिन कब मनाया जाता है? 5th थर्सडे, 5वें थर्सडे को मनाया जाता है। तो अभी कब? नवंबर के मंथ में। तो देखो नवंबर में भी आपके पास कितने होते हैं? 30 होते हैं। अगर वो 5वां थर्सडे है, तो मतलब अगेन इसमें 29 या 30 में से कोई एक क्या होना चाहिए? थर्सडे होना चाहिए। कोई एक क्या होना चाहिए? थर्सडे होना चाहिए, तभी ये संभव है, ठीक है। तो अगर ये जानकारी हमारे पास है, तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उनका जो तीसरा बच्चा है, अगर उसका जन्मदिन अगर मुझे उसी साल के 20 दिसंबर को मनाना होगा, तो दिन कौन सा होगा? अब आपको सिर्फ इतना ये करना है कि आपको 29 अप्रैल से लेके 29 नवंबर तक पहुंचना और देखना है कि भाई कितना दिन चेंज हो रहा है, ठीक है।
अब कल मैंने आपको ऑड डेज के कॉन्सेप्ट बताए थे। अब देखो मैंने आपको कहा, मान लेते हैं कि 29 अप्रैल की कहानी चल ले रही है, से स्टार्ट हो रही है, और यहां पे भी मैं 29 नवंबर मान रहा हूं। ठीक है, इसके दिन देखते हैं कि अगर ये मंडे है तो क्या ये थर्सडे हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, देखो अब मैं यहां पे देखूं तो अप्रैल कितने दिन का होता है, 30 दिन का, मतलब यहां पे कितने दिन बचे, 1 दिन बचे, अप्रैल खत्म। मई कितने दिन का होता है, 31, मतलब 3 ऑड डेज। मई के बाद जून 30 दिन का होता है, 2 ऑड डेज। जून के बाद जुलाई 3, जुलाई के बाद अगस्त 3, अगस्त के बाद अक्टूबर, जुलाई अगस्त, सॉरी, ये आपका अप्रैल है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 2, अक्टूबर 3, अक्टूबर तक कंप्लीट हो गया। अब ध्यान रखना, जो डेट से चलते हैं उसको स्किप करते हैं, लेकिन जहां पहुंचना होता है उसको पिकअप करते हैं। तो 29 नवंबर का मतलब, तो 29 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यहां 1 ऑड डेज बचेगा। ठीक है, ठीक है, यहां पे क्या बचेगा, 1 ऑड डेज बचेगा, बस ये ध्यान रखना। अब चलो जरा कैलकुलेशन करके देखते हैं, इस पे कीजिए भाई। 3 और 3 6 और ये 1 7 कैंसिल, ये 2 और ये 2 4 और ये 3 7 कैंसिल, मतलब हमारे पास 4 एक्स्ट्रा दिन होने चाहिए। ठीक है, तो भाई अगर मैं कह रहा हूं कि 29 अप्रैल अगर मंडे है तो इसमें 4 जोड़ेंगे, तो मंडे के बाद 4 जोड़ेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, और फ्राइडे, और क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। तो भाई मेरे अगर मैं इसको मंडे मानता हूं तब तो ये मिनिमम फ्राइडे होगा, मिनिमम, क्योंकि मैं 29 से 29 गया था, अभी तो 30 पे चेक भी नहीं किया था। अगर मैं इस पहले क्राइटेरिया से चलता हूं तो मिनिमम मेरा पहला ये फ्राइडे होगा, तो ये सैटरडे होगा, जबकि ये तो होना ही नहीं था, ये आपका इन दोनों में से कोई एक थर्सडे होना चाहिए था। ठीक है, तो अब एक बात तो क्लियर हो गई मेरी यहां पे कि भाई मेरी ये जो होगा वो मंडे नहीं हो सकता। जब वो मंडे नहीं होगा तो मुझे किसको मंडे मानना पड़ेगा, मुझे 30 अप्रैल के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। 30 अप्रैल, तो अगर 30 अप्रैल के बेसिस पे सॉल्यूशन करेंगे तो मेरे ख्याल से बच्चा आप समझ सकते हो कि सिर्फ ये जो एक्स्ट्रा दिन यहां पे लिखा गया, जो 30 अप्रैल वाला बचा हुआ था, ये जो अप्रैल वाला दिन बचा हुआ था, सिर्फ वही नहीं आएगा। जब वो नहीं आएगा तो आपके पास 3 ऑड डेज ही बचेंगे। 3 ऑड डेज कहने का मतलब, अगर मैं 30 अप्रैल को क्या मानता हूं, मंडे मानता हूं, तो यहां से तीसरा दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ध्यान रखिएगा मैंने 29 को रेफरेंस बनाया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 29 को रेफरेंस बनाया, 30 से मैं 29 पे गया हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने बाद वाला डेट नहीं चेंज किया। ठीक है, तो भाई मेरे मुझे यहां से समझ में आ गया कि अगर मैं इसको 30 अप्रैल को, मतलब पहला जो बच्चा होगा उनका, उसका बर्थडे 30 अप्रैल होगा, जो कि मंडे आ रहा है हमारा, ये फिक्स हो गया है। ठीक है, अगला जो बच्चा है उनका 29 नवंबर है, जो कि मेरा थर्सडे आ रहा है। अब कंडीशन सेटिस्फाइड करने के बाद मुझे ये बताना है कि बताओ 20 दिसंबर के दिन जो बच्चा होए उसका दिन कौन सा होगा, जन्मदिन का। भैया तो देख लो, नवंबर तुम्हारा कितने दिन का होता है, अगर मैं देखूं, इसको थोड़ा सर्कल में लिख दूं, कंफ्यूज मत होना। नवंबर कितने दिन का होता है, 30 दिन का, तो 1 ऑड डेज यहां से बचा। 20 दिसंबर तक जाना तो 20 और जोड़ दीजिए इसमें, तो टोटल 21, और 21 का मतलब है रिमाइंडर की वैल्यू 0, तो मतलब जो ये दिन होगा उसी दिन बर्थडे होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, थर्सडे होगा। मैंने तुम्हें एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स एक्सप्लेन करे हैं, गलती होने के चांसेस तुमसे नहीं हो सकते भाई, ये बात ध्यान रखना बस। ठीक है, एक बार वीडियो को अच्छे से देखो, रिकैप करके देखो, कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अगर दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करो। छोटी छोटी बात रखिए, इतना एग्जाम में आपको नहीं करना होगा, आप आराम से कैलकुलेशन ऑड डेज पे जाके कर सकते हो। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा प्यारा है, और मुझे रियली में इस क्वेश्चन में बोलते हैं ना कि एकदम, एक बोलते हैं ना कि एक शार्पनेस दिखना, वो शार्पनेस दिखा है इस क्वेश्चन में मुझे। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि भाई 12 जनवरी किसी भी साल का अगर रविवार है, मतलब संडे है, ठीक है, तो बताइए इनमें से निम्न कौन सा सही होगा। तो देखो अभी हम देखें तो हमारे पास 2 डेट है, या तो मैं 15 जुलाई की बात कर रहा हूं, या तो मैं 12 जुलाई की बात कर रहा हूं। ठीक है, और या तो मैं लीप ईयर की बात कर रहा हूं, या तो मैं नॉन लीप ईयर की बात कर रहा हूं। ठीक है, फिलहाल मैं पहला कंडीशन मानता हूं जिसमें मैं डेट को 15 जुलाई कंसीडर करूंगा,
कि मुझे 15 जुलाई के बेसिस पे निकालना है और मैं उस कंडीशन में नॉन लीप ईयर पे कैलकुलेशन करूंगा, ठीक है। यानी मुझे 12 जनवरी से कहाँ जाना है, 15 जुलाई तक जाना है। कहाँ जाना है, 15 जुलाई तक जाना है, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करना स्टार्ट करते हैं। भाई 12 जनवरी है, जनवरी 31 का होता है। अगर 31 में से 12 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 19। 19 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5, ठीक है। उसके बाद जनवरी खत्म, क्योंकि मैंने नॉन लीप ईयर लिया है तो फरवरी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। मार्च कितना हो जाएगा, 3, अप्रैल कितना हो जाएगा, 2, मई कितना हो जाएगा, 3, और जुलाई 15 का मतलब कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। चलिए जोड़ के देख लीजिए भाई मेरे, यहां पे 3 3 6 और ये 7 कैंसिल, और यहां पे 5 और ये 2 7 कैंसिल, ठीक है। 3 3 6 वो कैंसिल, और यहां पे 5 और 2 7 कैंसिल। अब मुझे क्या समझ में आया कि भाई यहां पे रिमाइंडर की वैल्यू मुझे कितनी मिल रही है, यहां पे मुझे रिमाइंडर की वैल्यू 0 मिल रही है। कितनी मिल रही है बेटा, रिमाइंडर की वैल्यू मुझे यहां पे 0 मिल रही है, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लो, जो कुछ गड़बड़ तो नहीं किया ना। अगर मैं यहां पे देखूं तो भाई 12 जनवरी संडे होना चाहिए, ठीक है। तो 12 जनवरी अगर संडे है तो 12 29 19 बचेगा, यहाँ पे 5 बचेंगे, यहाँ 0, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, अच्छा कुछ छूटा, वही तो मैं सोचूं ना, कुछ छूट रहा है मुझसे। यहाँ पे 2 आएगा, रुक जाइए, इसको पहले इसको रख कर देता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा, रुक जाइए। देखिए वापस लिख लेते हैं। जनवरी में 19 बचेगा तो यहाँ पे 5 और डेज, जनवरी फरवरी 0, मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई में 15 का मतलब 1, ठीक है। अब इसको जरा सॉल्व करते हैं। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये 3 और ये 3 6 और ये 1 7 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 5 और ये 2 7 कैंसिल हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे हमारे पास कितना बचता है, यहाँ पे हमारे पास 2 दिन अभी एक्स्ट्रा बचता है। मतलब अगर मैं इस हिसाब से अगर काउंटिंग बैठाने जाऊंगा, अगर मैं इस हिसाब से काउंटिंग बैठाऊंगा तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई वो चीज मंडे नहीं पड़ रहा है, वो चीज क्या आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है। क्या आ रहा है, ट्यूसडे आ रहा है। तो ये तो संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे संडे लाना है, ठीक। अच्छा अगर मैं थोड़ा पीछे जाता हूं तो जरा मुझे बताओ, अगर मैं 15 को ट्यूसडे मान रहा हूं, ठीक है, तो 14 मेरा मंडे होगा, जरूर एक दिन पहले जाएंगे तो एक दिन भी घटेगा। 13 क्या हो जाएगा आपका, संडे हो जाएगा, और 12 आपका क्या हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। मैं 12 वाले डेट पे क्या, क्योंकि 2 डेट है ना हमारे पास, 15 और 12, ठीक है। अब कहोगे सर 12 पे तो सैटरडे हो रहा है, मुझे तो संडे चाहिए था। 12 पे क्या हो रहा है, सैटरडे हो रहा है, मुझे क्या चाहिए था, संडे चाहिए था। तो भाई मेरे यहां पे एक चीज और ऑब्जर्व करो, मैंने उसको फरवरी माना था, कौन सा, नॉन लीप ईयर माना था। क्या माना था, नॉन लीप ईयर माना था। अगर मैं इसको लीप ईयर मानता तो यहां पे +1 और बचता, तो अगर +1 बचता तो मतलब सैटरडे की जगह एक दिन और ऐड हो जाता, तो 12 को क्या हो जाता, आपका संडे हो जाता। 12 को क्या हो जाता, आपका संडे हो जाता। मतलब इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 12 जुलाई संडे होगा, अगर वो लीप ईयर होगा तो। मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्वेश्चन ये कि 12 जनवरी को संडे था, 15 जुलाई को हमने कंसीडर किया कि नॉन लीप ईयर पे चेक करके देखते, ठीक है। तो भाई 12 जनवरी ये टोटल 19 दिन बचा, 19 का मतलब 5, फरवरी का 0 हमने लिया, तो उस कंडीशन में नॉन लीप ईयर पे कैलकुलेशन चल रहा था। मार्च अप्रैल मई जून, जुलाई में 15 तक जाना था, 7 से डिवाइड किया, 1 रिमाइंडर बचा। पूरे कैलकुलेशन करने के बाद 2 और डेज बचे थे, मतलब कि दिन हमारा ट्यूसडे आ रहा था, मतलब जबकि मुझे संडे लाना था, ठीक है। तो मैंने बोला अगर 15 ट्यूसडे है तो एक एक दिन मैंने डिक्रीज किया, तो 12 मुझे क्या मिला, सैटरडे मिला। तो मतलब 12 भी तो आंसर नहीं हो सकता था, ठीक है, 12 पे भी कंडीशन जस्टिफाई नहीं हो रहा था। लेकिन मैंने एक चेंज किया कि अगर मैं नॉन लीप ईयर की जगह अगर लीप ईयर मान लेता तो एक और डेज बढ़ जाएगा। अगर एक और डेज बढ़ेगा तो एक दिन बढ़ेगा, तो सैटरडे की जगह मुझे क्या मिल जाएगा, संडे। तो मतलब 12 जुलाई संडे संभव है जब वो लीप ईयर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, आपका सी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि द लास्ट डे ऑफ अ मंथ इज वेडनेसडे। किसी भी मंथ का आखिरी दिन वेडनेसडे है। अब यहां पे समझना, अगर इसने मंथ को स्पेसिफिक नहीं किया है, इसका क्लियरली मतलब है कि मंथ 28 पे भी एंड हो सकता है, मंथ 29 पे भी एंड हो सकता है, मंथ 30 पे भी एंड हो सकता है, और मंथ 31 पे भी एंड हो सकता है। तो इसमें से कोई भी एक वेडनेसडे संभव है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। ये स्टेटमेंट 1 कह रहा है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 2 कह रहा है द थर्ड सैटरडे ऑफ द मंथ वॉज 17th डे,
ठीक है, उस किसी भी मंथ का 17वां दिन तीसरा शनिवार होगा। ठीक है, थर्ड सैटरडे तीसरा शनिवार होगा किसी भी मंथ का 17वां तारीख। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डे इज द 14th ऑफ द गिवन मंथ। तो अगर मेरे पास ये दो इंफॉर्मेशन, देखो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आपके पास दो स्टेटमेंट है, उस दोनों स्टेटमेंट से देखना है कि आपको जो क्वेश्चन पूछा गया वो कौन से स्टेटमेंट से आंसर मिल पाएगा। स्टेटमेंट पहले से अकेला, दूसरे से अकेला, क्योंकि कहां क्या क्या है, अलोन इज सफिशिएंट। स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, या तो पहले से सिंपल आ जाए, मुझे दूसरे की नीड नहीं आ रही है, या तो सिर्फ दूसरे से आ जाए, मुझे पहले की नीड नहीं आ रही है, या तो मुझे दोनों की रिक्वायरमेंट है, या तो किसी से नहीं आ रहा है। अब वो देखना है मुझे, यहाँ पे आंसर नहीं निकालना है यहाँ पे। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे स्टेटमेंट 1 से मैं अगर समझू, मैं अगर 28 को वेडनेसडे मानूंगा तो 14th मेरा कुछ और आएगा। अगर मैं 29 को वेडनेसडे मानूंगा तो 14th पे दिन कोई और चला जाएगा। अगर मैं 30 पे मानूंगा तो कुछ और चला जाएगा। 31 पे मानूंगा कुछ और चला जाएगा। मतलब पहले वाले से तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आ सकता है। ठीक है, आप खुद सोच के देखो ना बेटा, अगर आप 31 को वेडनेसडे मानते हो तो उसके अकॉर्डिंग पीछे घट के देखो, तो हो सकता है कि 14वां तारीख जो उसका 14वां दिन है, अगर मान लो मंगलवार आ रहा है, तो अगर 30 से निकालोगे तो अलग आएगा, 29 से निकालोगे तो अलग आएगा, तो उसमें संभव तो नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि अगर किसी भी महीने का तीसरा सैटरडे अगर 17 है तो मैं यहां से इजिली निकाल सकता हूं। अगर सैटरडे मेरा 17 हो गया तो मैं आराम से कह सकता हूं फ्राइडे मेरा 16 हो जाएगा, थर्सडे मेरा 15 हो जाएगा और वेडनेसडे मेरा 14 हो जाएगा। तो मुझे इस वाले डेटा से, इस वाले बात से मुझे समझ में आ रहा है कि मेरा 14 तारीख कौन सा दिन पड़ेगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि मुझे स्टेटमेंट 2 से क्लियरली समझ में आ रहा है, मतलब स्टेटमेंट 2 अलोन, ठीक है, अकेला संभव है इस क्वेश्चन के जवाब को देने के लिए। ठीक है बेटा, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कि जोसेफ नाम का कोई पर्सन है, ठीक है, वो हर 5वें दिन क्लब विजिट करता है। हर्ष नाम का पर्सन है जब वो हर 24वें दिन एक क्लब को विजिट करता है। एक सुमित नाम का पर्सन है वो हर 9वें दिन किसी क्लब को विजिट करता है। अगर ये तीनों मान लेते हैं संडे के दिन मिले होंगे तो अगला कौन सा दिन होगा जब ये एक साथ मिलेंगे। अब देखो, जोसेफ नाम का जो पर्सन है वो हर 5वें दिन क्लब जाता है, ठीक है। हर्ष नाम का पर्सन है वो हर 24वें दिन क्लब जाता है। और लास्टली बचा सुमित, ये कितने दिन के बाद क्लब जाता है, हर 9वें दिन क्लब जाता है। तो रिपीटेशन कितने दिन के बाद हो रहा है, क्लब। ध्यान रखना, एक तरह से जब हम कोई भी चीज एक डिफरेंट इंटरवल पर रिपीट होती है तो उनका कॉमन इंटरवल निकालने के लिए हमेशा एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज होता है, हमेशा एलसीएम का कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो मुझे इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, तुम लघुत्तम बोलते हैं हिंदी में। एलसीएम ऑफ किसका, 5, 24 और 9। उम्मीद है आपको आता हुआ, स्टिल मैं बता दूं। 5 को मैं 5 का पावर 1 लिख सकता हूं, 24 को मैं 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख सकता हूं, और 9 को मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां से जो कंबाइंड डेटा पिकअप होगा वो 2 का मैक्सिमम पावर, 3 का मैक्सिमम पावर और 5 का मैक्सिमम पावर। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी, ये 9 हो जाएगी और ये आपकी 5। तो इसका मल्टीप्लीकेशन 40, यहां से कैलकुलेशन 360 आ जाएगा। मतलब 360 इनका एलसीएम आया। अब आपको क्या करना है, इस 360 को पहले तो 7 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि 7 दिन के बाद वीक रिपीटेशन होगा। तो अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूं तो यहां रिमाइंडर की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। यानी कि अगर वो लास्ट टाइम संडे मिले थे तो संडे में 3 दिन ऐड कर दीजिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो भैया वो अगली मुलाकात कब करेंगे, वेडनेसडे को करेंगे। वो अगली मुलाकात कब करेंगे, वेडनेसडे को करेंगे। होप गाइस आपको वीडियो समझ में आया होगा। कैलेंडर में कुछ भी नहीं बचा, मैंने सब कुछ कवर कर दिया पिछले 10 साल के क्वेश्चंस को, ठीक है। आज थोड़ा वीडियो बड़ा होगा क्योंकि लास्ट कंप्लीट करना था टॉपिक को और इतना टाइम नहीं आप सभी को पता है। तो गाइज होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत होता है प्लीज कॉमेंट बॉक्स में आप अपना रिस्पॉन्स जरूर डालें। आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच।